हेलो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप भी एक सीएससी वेली हैं और आपको बीसी कोड मिल चुका है और आप आधार करेक्शन का काम करना चाहते हैं, इसमें केवल आपको डेमोग्राफिक का ही काम मिलता है। इस आधार करेक्शन के काम को करने के लिए आपको क्या क्या प्रोसेस करना पड़ता है, क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता रहती है, आने वाली वीडियो में आपको सारी डिटेल के साथ बता दूंगा। आज की वीडियो में हम सीख लेते हैं इसके लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना होता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका लिंक दोस्तों मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आपको क्लिक करना है और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है डिजिटल सेवा कनेक्ट, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आपने क्लिक किया, अब आपके सामने इस तरीके का टैब ओपन हो चुका है। आपको दोस्तों यहाँ पे प्रोसेस का ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस प्रोसेस पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने कुछ इस तरीके का ऑप्शन ओपन हो चुका है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा कैसे आपको इसको फिलअप करना है। अगर आपसे एक भी गलती होती है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आपको फिर दोबारा से प्रोसेस करना पड़ेगा, प्रोसेस लंबा हो जाएगा। तो इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करनी, पूरी वीडियो को देखना है। मैं आपको पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा। और कुछ वीएलई ऐसे होते हैं जो स्टैटिक आईपी एडवांस में परचेज करके रख लेते हैं। इस वीडियो में आपको ये सब बताने वाला हूँ। आपको अभी स्टैटिक आईपी नहीं खरीदनी है, मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा कब परचेज करनी है। दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज फिलअप डिटेल, आपको यहाँ पर अपनी पूरी डिटेल को फिलअप कर लेना है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 27, 28 यानी कि जो 27 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको सारे ऑप्शन फिलअप करने हैं। इसमें से कोई ऑप्शन आपको छोड़ना नहीं है। एक भी ऑप्शन आप छोड़ते हैं आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा उसी तरीके से भरिए, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में दिया हो वीएलई नेम। वीएलई नेम में आपको वह नाम एंटर करना है जिस नाम से आपकी सीएससी आईडी है। ऐसा नहीं है दोस्तों आपने सोचा चलो रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, किसी दूसरे की आईडी से अपना रजिस्ट्रेशन करने लग जाओ। आपको अपनी पर्सनल आईडी से अपना रजिस्ट्रेशन करना है। वीएलई नेम में आपका अपना नाम आएगा और सेकंड ऑप्शन में वीएलई सीएससी आईडी। जो भी आपकी दोस्तों सीएससी आईडी है वो ऑटो फिल होती है, आपको फिलअप करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटो फिल होती है। आप सोचे चलो इसको करेक्शन कर लेता हूं, तो ये करेक्शन भी नहीं होगी। तीसरे ऑप्शन में दिया हुआ है बैंक बीसी कोड। अब दोस्तों कुछ लोगों के मन में ये सवाल होता है कि बैंक बीसी कोड क्या होता है, कहां से मिलेगा। दोस्तों बैंक बीसी कोड वो होता है जो वीएलई बैंक मित्रा पोर्टल में अप्लाई कर देते हैं, उसके बाद उन्हें बैंक का बीसी कोड मिल जाता है, जिसके थ्रू वीएलई कस्टमर का थंब इंप्रेशन करके पैसा विड्रॉल करते हैं, जिसको हम एईपीएस सर्विस बोलते हैं। अगर आपके पास बैंक बीसी कोड है, आईसीआई है, एचडीएफसी है या किसी दूसरे बैंक का है और आपका बीसी पोर्टल एक्टिवेट हो गया है, आप उसमें अपनी सीएससी आईडी डाल के लॉगिन कर लेते हैं और आप कस्टमर का थंब इंप्रेशन से मनी विड्रॉल भी कर लेते हैं। वीएलई बैंक बीसी कोड में दोस्तों आपको अपनी सीएससी आईडी एंटर कर लेनी है। जो ये सीएससी आईडी ऊपर दी गई है ना, यही आपका वीएलई कोड होता है। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो जो आपकी सीएससी आईडी है वही आपका बैंक बीसी कोड है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है नेम ऑफ बैंक इशूइंग वीएलई बीसी कोड। कहने का मतलब दोस्तों ये है, आपको जो बीसी पोर्टल मिला हुआ है, चाहे एचडीएफसी का या आईसीआई का है, आपको उसका यहाँ पे नाम लिख लेना है। जैसे कि मेरे पास आईसीआई का बीसी कोड है तो मैं आईसीआई यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर आपके पास एचडीएफसी है तो आप एचडीएफसी लिखेंगे, अगर आपके पास दूसरे किसी बैंक का बीसी कोड है तो आप वो लिख देंगे। और दोस्तों यहाँ पे पांचवा ऑप्शन है स्टेट वेयर सीएससी आईडी इज लोकेटेड, मतलब जहाँ पे भी आप अपना सीएससी सेंटर चला रहे हैं, जिस स्टेट में चला रहे हैं उस स्टेट को आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ दिल्ली में चला रहा हूँ तो यहाँ दिल्ली सिलेक्ट कर लेता हूँ। और छठे नंबर पे दिया हुआ है डिस्ट्रिक्ट, आपको अपने जिले को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। नॉर्थ वेस्ट जो भी आपका जोन लगता है उसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ नॉर्थ वेस्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ। और दोस्तों यहाँ पे सातवां ऑप्शन आ जाता है पिन कोड ऑफ लोकेशन वेयर सीएससी आईडी इज लोकेटेड, मतलब जहाँ पर भी आप अपना सेंटर चला रहे हैं उसका जो भी पिन कोड है, अगर आप दिल्ली में 33 है, 42 है, 55 है, 54 है, जो भी आपका पिन कोड है उसको आपको यहाँ पे एंटर कर लेना है। अगर आपका सीएससी सेंटर दिल्ली से बाहर है, जिस भी राज्य में है वहाँ का पिन कोड है वो आपको यहाँ पे एंटर कर लेना है। और यहाँ पे आठवें ऑप्शन में दिया हुआ है सीएससी सेंटर कंप्लीट एड्रेस, जहाँ पर भी आपका सीएससी सेंटर चल रहा है। आप सपोज आपका घर का एड्रेस अलग है और आपकी शॉप आपके घर के एड्रेस से 2-3 किलोमीटर दूर, 10 किलोमीटर दूर आपके घर के एड्रेस से दूर है। ऐसा नहीं है कि आपने अपनी आईडी में एड्रेस देखा और वही पूरा एड्रेस लिख दिया। यहाँ पे पूछा जा रहा है सीएससी सेंटर जहाँ पे आपका चल रहा है वहाँ का एड्रेस आपको यहाँ पे एंटर करना है। कंप्लीट एड्रेस आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट के साथ पिन कोड के साथ एंटर करना है। ऐसा नहीं आपका शॉप का एड्रेस कुछ भी है, शॉप नंबर इतना इतना लिख के काम खत्म कर दिया, नहीं, आपको कंप्लीट एड्रेस भरना है। के बाद यहाँ पे नोवा ऑप्शन आता है वीएलई मोबाइल नंबर। वीएलई मोबाइल नंबर यानी आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर कर लेना है। वीएलई ईमेल आईडी, आपको अपनी मेल आईडी जो भी आपकी पर्सनल ईमेल आईडी है उसको यहाँ पे एंटर कर लेंगे। और दोस्तों यहाँ पे 11वां ऑप्शन है आधार एनएसईआईटी ऑपरेटर सुपरवाइजर सर्टिफिकेट। ऐसा नहीं है आपके पास सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट नहीं है, आपने सोचा चलो यार अप्लाई कर देते हैं यूसीएल के लिए, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे ऑप्शन नो का दे रखा है। मेरा अपना ओपिनियन है आप सभी कंडीशन को फुलफिल करें ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। आप यहाँ नो करेंगे
करेंगे तो ऑप्शन हाईलाइट नहीं होता कुछ भी। अगर आप ऐसे वीएलई हैं जिन भाइयों ने अभी तक आधार सुपरवाइजर का एग्जाम नहीं दिया है, आधार सुपरवाइजर का एग्जाम कैसे देना है, कैसा सर्टिफिकेट होता है, एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है, एग्जाम ज्यादा टफ नहीं होता, बहुत इजी होता है। मैंने भी एग्जाम को पास किया है, 110 नंबर का एग्जाम आता है, बहुत ही इजी एग्जाम था। मैंने इस एग्जाम को केवल 20 मिनट में कंप्लीट किया था। एग्जाम बहुत ही आसान है, आप भी आसानी से पास कर लेंगे। आने वाली वीडियो में मैं आपको ये सब बताता रहूंगा। अभी के लिए यहाँ पे आपको यस करना है। अगर जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है आप वीडियो को देख लें, आगे आपके काम आएगी। और जिनके पास सर्टिफिकेट है आपको यस कर देना है। यस करने के बाद यहाँ से ऑप्शन आ जाता है फाइल अपलोड करने का। सर्टिफिकेट को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद यहाँ पे आपको अपने सर्टिफिकेट का नंबर एंटर कर देना है। जो भी आपके सर्टिफिकेट का नंबर है सही नंबर डालें, ध्यान से चेक करके नंबर डालें, नंबर सही होना चाहिए। और उसके बाद दोस्तों 12वां ऑप्शन आपको मिल जाता है ऑपरेटर सुपरवाइजर पुलिस वेरिफिकेशन कॉपी नॉट मोर देन 3 मंथ ओल्ड। दोस्तों जब आप यूसीएल के लिए आवेदन करते हैं, जब आप यहाँ पे पुलिस वेरिफिकेशन अपलोड करेंगे तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि पुलिस वेरिफिकेशन आपकी 3 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपकी वेरिफिकेशन एक्सपायर होने में 10 दिन बाकी है, 20 दिन बाकी है, आपने सोचा चलो यार मेरे यहाँ से तो प्रोसेस खत्म हो जाएगा, लगा के खेल खत्म करते हैं। लेकिन जब आपकी फाइल आगे प्रोसेस में जाएगी ना, अब वो 10 दिन बाद जाए, महीने बाद जाए, प्रोसेस लंबा हो जाएगा, तब तक आपकी पुलिस वेरिफिकेशन एक्सपायर हो चुकी होगी। फिर दिक्कत आ जाएगी, आपको दोबारा करानी पड़ेगी। जब आप पीसीसी कराते हैं तो बिल्कुल न्यू पीसीसी करा लें, तब इस फॉर्म को फिलअप करें। या जो भी यूसीएल का काम देखते हैं आप उनको बोल सकते हैं कि सर देखो जब पुलिस वेरिफिकेशन मांगी जाए तो प्लीज आप मेरे को बता देना, मैं करवा के आपको पीसीसी दे दूंगा। तो आपको यहाँ पे यस करना है। अगर आपके पास पुलिस वेरिफिकेशन है, जहाँ भी आपकी फाइल है आपको यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके अपनी पीसीसी को भी अपलोड कर देना है। और यहाँ पे 12वें नंबर पे दोस्तों मांगा जा रहा है ऑपरेटर सुपरवाइजर आधार। कहने का मतलब है यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद एडोब डीसी से उसके सिग्नेचर को वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के बाद आपको अपने आधार कार्ड को यहाँ से यस करने के बाद अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है, आपको उस आधार कार्ड नंबर को 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर होता है, यहाँ पे उसको एंटर कर देना है। उसके बाद दोस्तों 13वें ऑप्शन पे दिया हुआ है ऑपरेटर सुपरवाइजर मोबाइल नंबर लिंक विद आधार। कहने का मतलब ये है, ऐसा नहीं कि आपके पास जो मोबाइल नंबर है आपने चलो भाई यही दे देते हैं। आपका मोबाइल नंबर ऐसा होना चाहिए जो आपके आधार कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए, कोई दूसरा नंबर नहीं देना है। यहाँ पे करेंगे यस, हमारा मोबाइल नंबर आधार कार्ड के साथ लिंक है, तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कोई अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है, आपकी फाइल प्रोसेस में आगे जाती है, आपको कॉल आता है ये नंबर काम नहीं कर रहा, कम से कम अल्टरनेटिव तो होना चाहिए। अगर आपके पास है यस कर दें, नहीं है तो कोई बात नहीं, नो कर सकते हैं। उसके बाद 15वें नंबर पे बोला जाता है ऑपरेटर सुपरवाइजर ईमेल आईडी। ईमेल आईडी जो भी आपकी पर्सनल है वही दे दे, जो आपने ऊपर ईमेल आईडी दी थी वही ईमेल आईडी भी यहाँ डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि दो ईमेल आईडी डालें। और यहाँ पे दोस्तों 16 नंबर पे क्या गया है लैपटॉप अवेलेबल एज पर UIDAI स्पेसिफिकेशन, क्लिक हेयर टू शो द स्पेस। कहने का मतलब दोस्तों ये है, अगर आप आधार कार्ड का काम लेना चाहते हैं, ऐसा नहीं आपके पास कोई पुराना कंप्यूटर पड़ा हुआ है विंडो 7 विंडो 8, उसमें कोई SSD नहीं है। कहने का मतलब दोस्तों ये है, ऐसा नहीं कि आपके पास कोई लैपटॉप है या कोई सिस्टम है, यहाँ पर लैपटॉप आपके पास TPM वर्जन क्या होना चाहिए, कुछ आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, आपको कैसा लैपटॉप चाहिए, उसमें क्या क्या होना चाहिए, जिसमें आपका आधार का सॉफ्टवेयर काम करेगा। यहाँ से क्लिक करके आप इस कंडीशन को देख भी सकते हैं किस तरीके का लैपटॉप होना चाहिए। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, आपको पूरी डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर दूंगा। अब 17वें नंबर पे यहाँ पे बोला जाता है कलर मल्टी फंक्शन प्रिंटर अवेलेबल। यहाँ पे कहा जा रहा है आपके पास कलर प्रिंटर है जिसके थ्रू आप प्रिंट भी कर सकते हैं, स्कैन भी कर सकते हैं, फोटो कॉपी भी कर सकते हैं, मल्टी फंक्शन वाला कुल मिला के कलर प्रिंटर होना चाहिए। तो आप इसको यस कर देंगे। जो स्टार वाली चीजें है ना दोस्तों, ये मैंडेटरी है। ये लाल रंग का स्टार बना हुआ है ना, ये मैंडेटरी है, आपको यस ही करना है। अगर नो करेंगे फिर प्रोसेस लंबा हो जाएगा, बाद में आपको दिक्कत आने वाली है। 18वें नंबर पे बोला गया सिंगल फिंगरप्रिंट स्कैन डिवाइस अवेलेबल, आपको यस कर देना है। फिंगरप्रिंट डिवाइस दोस्तों आप अपने सेंटर पे यूज भी करते होंगे, जिसके थ्रू आप आधार से पैसा निकालते हैं। मंत्रा है आपके पास, चाहे मोरफियो है, जो भी डिवाइस है अगर आपके पास है तो आप यस कर देंगे। 19वें नंबर पे बोला गया है सिंगल आइरिस स्कैन डिवाइस अवेलेबल, आपके पास है तो आप इसको यस कर देंगे। आइरिस डिवाइस वो वाली होती है जब आपको आधार का काम मिल जाता है, तो दोस्तों ऐसे नहीं कि फिंगरप्रिंट से आप आईडी लॉगिन करेंगे, तो वहां पे आपको आइरिस डिवाइस की जरूरत होती है। और मान लो जब आपको आधार कार्ड का काम मिल जाता है, आपके सेंटर पे कोई ऐसे बुजुर्ग आ जाए, फिंगर की रेखाएं मिट चुकी हैं, जब वो डिवाइस पे उंगली रखते हैं तो प्रॉपर फिंगर नहीं आते, आप उनके आंखों का स्कैन कर सकते हैं। अगर आपके पास आइरिस डिवाइस है तो आप यस करते हैं, क्योंकि ये सब मैंडेटरी यहाँ पे स्टार बने हुए हैं। उसके बाद बोला जाता है 20 नंबर पे TFT मॉनिटर डिवाइस अवेलेबल, आपको यहाँ पे यस कर देना अगर आपके पास है। TFT मॉनिटर डिवाइस क्या होता है, जब आप किसी आधार सेंटर विजिट करते हैं
हैं, आप अपने सिस्टम में देखते हैं, टाइपिंग करते हैं। अब लैपटॉप या आप सिस्टम तो मोड़ के कस्टमर की तरफ दिखाएंगे नहीं कि भैया देख लो। एक सिस्टम कस्टमर की तरफ भी होता है जिसके अंदर वो देखता रहता है। आप उनको बोलते हैं एक बार अपने सिस्टम में देख ले, कोई गलती तो नहीं है। एक सिस्टम आपकी तरफ, एक कस्टमर की तरफ, जिसमें कस्टमर भी देखता रहता है कि हाँ मेरी डिटेल सही लिखी जा रही है। अगर कोई गलती हो तो आपको बता देता है। अगर आपके पास TPM मॉनिटर डिवाइस है तो आपको यस कर देना है। उसके बाद दोस्तों 21वें नंबर पे बोला जाता है GPS डिवाइस अवेलेबल है तो यस, नहीं तो नो। 22वें नंबर पे दोस्तों CSC सेंटर हैविंग ए स्पेस ऑफ अवेटिंग एरिया ऑफ एटलीस्ट सिटिंग ऑफ 5 सिटीजन। दोस्तों यहाँ पे ये बोला जा रहा है क्या आपके CSC सेंटर पे इतनी जगह भी है या नहीं है, 5 लोग बैठ सके आपके सेंटर पे। इतनी जगह तो कम से कम होनी चाहिए। एक व्यक्ति का आप आधार कार्ड बना रहे हैं तो कम से कम 5 लोग वेटिंग में कम से कम बैठ सके। तो वही चीज ये कह रहा है। अगर आपके पास है तो आपको यस करना है, नो पे करोगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी। आपके पास जगह होनी चाहिए इतनी। अगर आपका सेंटर बड़ा है, आपके पास इतनी जगह है तो आपको यस कर देना है। यस करने के बाद ये आपके सेंटर के अंदर की और सेंटर के बाहर की फोटो अपलोड करने के लिए कहता है। तो यहाँ पे इनसाइड यानी आपको अपने सेंटर के अंदर की फोटो अपलोड करनी है, और यहाँ पे आउटसाइड तो आपको अपने सेंटर के बाहर की फोटो क्लिक करके अपलोड कर देनी है। और यहाँ पे दोस्तों सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट मैं आपको पॉइंट बताने वाला हूँ। 23 नंबर पे दिया हुआ है इंटरनेट अवेलेबिलिटी एट द सेंटर। जाहिर सी बात है अगर आप CSC चला रहे हो तो जाहिर सी बात है आपके पास नेट तो होगा। आधार UCL का काम करने के लिए आपको ब्रॉडबैंड का कनेक्शन तो चाहिए। और यहाँ पे अगर आप ब्रॉडबैंड का कनेक्शन चला रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपने नेट पे सर्च करा गूगल पे व्हाट इज माई IP और आपने कॉपी करा यहाँ पे पेस्ट मार दिया, वो काम नहीं करना। आपको अपने ब्रॉडबैंड कनेक्शन वाले से स्टैटिक IP परचेज करनी पड़ती है। स्टैटिक IP वो होती है जब आप नेट यूज करते हैं तो आपकी स्टैटिक IP चेंज होती रहती है। अगर आप इसको परचेज करते हैं अपने नेट कनेक्शन वाले से तो परमानेंट के लिए आपकी ID अपनी हो जाती है, तो ये बार बार चेंज नहीं होती। तो इससे बेनिफिट ये होता है कि आप जिस सेंटर पे बैठे हैं तो वही ये ID चलेगी, किसी दूसरे के पास तो जाएगी नहीं, ना चेंज होगी। तो वही स्टैटिक IP के लिए बोल रहा है। स्टैटिक IP कहाँ से परचेज करनी है? जिससे आपने अपना ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगवाया है, आपको उनसे बात कर लेनी है। वो आपको इजीली स्टैटिक IP प्रोवाइड करा देंगे, क्योंकि उन्हीं का ही काम होता है स्टैटिक IP देना। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, अगर आप UCL के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर आपके एरिया में UCL के लिए टारगेट आया है और आपको बोला जाता है कि आपके एरिया में इतना टारगेट आपको UCL का काम मिल सकता है, तभी स्टैटिक IP परचेज करें। ऐसा नहीं आपने इस फॉर्म को भरने के चक्कर में स्टैटिक IP परचेज कर ली। आपको अभी स्टैटिक IP परचेज नहीं करनी है। जब आधार का टारगेट बढ़ जाएगा तो आपके DM बता देंगे आपको, क्योंकि दिल्ली जैसे शहरों में तो क्या स्टैटिक IP इजीली प्रोवाइड हो जाती है। गांव जैसे एरिया में तो जगह जगह ब्रॉडबैंड कनेक्शन नहीं होते, उनको DTH कनेक्शन लगवाने पड़ते हैं। वो वाला प्रोसेस थोड़ा महंगा पड़ जाता है, खर्चा भी ज्यादा आ जाता है। और स्टैटिक IP का क्या है, एक बार आपने परचेज कर ली, पर मंथ का आपका चार्ज जाने लगेगा। ऐसा नहीं कि आप बोलो कि चलो भाई 2-3 महीने बंद करा देता हूँ, ये तो पर महीने का आपको चार्ज देना पड़ता है। इसलिए आपको अभी स्टैटिक IP परचेज नहीं करनी है। जब आपकी फाइल को आगे प्रोसेस किया जाएगा तो आपको एक मेल मिल जाती है, डियर वैली यू हैव नॉट सबमिटेड योर स्टैटिक IP प्लीज प्रोवाइड। उस समय आप अपनी स्टैटिक IP प्रोवाइड करा देना। अपने कनेक्शन केबल वाले से बात करके रखना, सर ऐसे है, जब मैं बोलूँ आप मेरी स्टैटिक IP चालू करवा देना। तो अभी आपको एडवांस में कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है। और ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैंने ईसा मैडम जी से बात करी है, उन्होंने इस बारे में मुझे विस्तार से बताया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपका एक्स्ट्रा खर्चा ना हो। क्योंकि VLE स्टैटिक IP लेने के बाद फिर रोना करते हैं कि सर मैंने स्टैटिक IP ले ली है, बड़ी दिक्कत आ रही है, पर महीने का चार्ज दे रहा हूँ, मेरा इतने का खर्चा आ गया। इसलिए बाद में दिक्कत ना हो, आपको अभी स्टैटिक IP परचेस नहीं करनी, इसको छोड़ देना है। CCTV अवेलेबल एट द सेंटर, आपको यस कर देना और यहाँ से फोटो अपलोड कर देनी है। जो भी आपके सेंटर में CCTV लगा है उसकी फोटो खींच के अपलोड कर देनी है। दिव्यांग फ्रेंडली सेंटर विद द अवेलेबिलिटी ऑफ रैंप एंड व्हील चेयर। कहने का मतलब ये है आपके सेंटर में विकलांगों के लिए व्हील चेयर होनी चाहिए। और व्हील चेयर ऐसे तो है नहीं व्हील चेयर जीने पे चढ़ के आएगी। व्हील चेयर के लिए एक प्लेन पटरी होनी चाहिए जिसपे चेयर आराम से ऊपर की तरफ ढकेली जा सके। और यहाँ पे 26 नंबर पे बोला जा रहा है टोकन सिस्टम मशीन अवेलेबल फॉर सिटीजन। आपको यहाँ से यस कर देना हो। जो भी टोकन मशीन है आपके पास जिसमें काउंटिंग चलती है, आपको यहाँ से क्लिक करने के बाद अपनी टोकन मशीन की फोटो खींच के अपलोड कर देनी है। और यहाँ पे 27 नंबर पे बोला जा रहा है टॉयलेट फैसिलिटी अवेलेबल एट द सेंटर फॉर सिटीजन। सर आपके सेंटर में टॉयलेट फैसिलिटीज है, सिटीजन आते हैं और आधार का काम ऐसा है, किसी को करेक्शन कराना है, किसी को कुछ कराना है, तो टॉयलेट की भी फैसिलिटी होनी चाहिए ताकि पब्लिक को सुविधाएं मिले और परेशानी ना हो। तो आपको यहाँ से यस कर देना है। और एक बार दोस्तों आपको अपनी सारी डिटेल को दोबारा से वेरीफाई कर लेना है, कोई गलती तो नहीं है इसमें। क्योंकि अगर एक बार भर गया फॉर्म, सबमिट हो गया, फिर कैसे एडिट करोगे? फिर एडिट का तो कोई ऑप्शन ही नहीं आता। और यहाँ पे 28 नंबर पे बोल गया एंटर कैप्चा। ये जो कैप्चा दिया गया है इसको यहाँ पे एंटर कर देना है। कैप्चा भरने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है, कंसेंट देना है। आई हियर बाय डिक्लेयर द इन्फॉर्मेशन। जो मैं जानकारी दे रहा हूँ ऊपर दी गई सारी जानकारी मेरे हिसाब से सही है। ये डिक्लेरेशन देने के बाद आपको यहाँ से सबमिट कर देना है। फाइनल
यूसीएल सबमिट करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरीके के ऑप्शन आपके सामने आने लगेंगे। यूसीएल रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल आ जाएगा आपका लिखा हुआ, और आपको इस तरीके की स्लिप जनरेट हो जाएगी। आपको इस स्लिप को प्रिंट करके रख लेना है, एज ए रेफरेंस के तौर पे आपको काम आएगी। दोस्तों आपको दोबारा से उसी पेज पे आना है ताकि आपको ये पता लग जाए आपने फॉर्म भरा था, आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ या नहीं हुआ। आपको अपनी आईडी को एंटर कर देना है। पोर्टल पे आने के बाद आपको चेक कर लेना है आपने वो फॉर्म भरा है सक्सेसफुली सबमिट हुआ या नहीं हुआ। अगर आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट नहीं होता तो आपके सामने दोबारा फॉर्म ओपन हो जाता है। अगर एक बार सबमिट हो जाता है तो आपके सामने जब आप क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके का लिखा आता है, डियर वेली यू हैव ऑलरेडी फिल्ड यूसीएल रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अगर सक्सेसफुली सबमिट नहीं हुआ तो आपके सामने दोबारा से फॉर्म ऑप्शन खुल जाएगा और आपको दोबारा से जो कमियां उसको पूरा करना है, दोबारा से सबमिट कर देना है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सही लगी होगी। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आने वाली वीडियो में आपको मैं ये बताऊंगा कैसे आपको कंसेंट फॉर्म फिलअप करना है, और यूसीएल से जुड़ी हुई कई जानकारियां लेके आऊंगा। और बस आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। धन्यवाद।